नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री विद्या में। दोस्तों, एक बार हम लोग फिर एक दूसरे के सामने इन 30 दिवसीय संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं को लेकर के आज छठे अध्याय यानी छठे दिन हम एक दूसरे के सामने फिर से एक बार उपस्थित हैं। दोस्तों, आज की कक्षा को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत अच्छा सहयोग और बहुत अच्छा आप लोगों की तरफ से मुझे उत्साहवर्धन प्राप्त हो रहा है। और इन्हीं कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो लोग भी आप लोगों की तरह इन 30 दिवसीय संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं से जुड़ सकें और इसका फायदा वो लोग भी प्राप्त कर सकें। आइए बिना समय गंवाए हम लोग कक्षाओं को प्रारंभ करते हैं अपनी। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनके बारे में हम लोगों को पहले ही पता है कि हम लोग प्रतिदिन कुछ नए शब्दों के बारे में जानते हैं, उनके अर्थों के बारे में जानते हैं कि वे किस तरह से उनके शब्द रूप चलेंगे। धातु रूप के कुछ शब्दों के बारे में जानते हैं, किस तरह से उनके रूप चलेंगे और कुछ अन्य शब्दों के बारे में भी हम लोग जानते हैं। आइए देखते हैं कुछ शब्द जो कॉलम क में हमारे सामने संज्ञा या सर्वनाम के रूप में उपस्थित हैं, वे कौन कौन से हैं। पहला शब्द है धनम यानी धन। दूसरा शब्द है फलम यानी फल। तीसरा शब्द है पत्रम यानी पत्र या फिर चिट्ठी। पत्रम का जो अर्थ है वो पत्र या फिर चिट्ठी, दोनों अर्थों को ये अपने साथ लेकर के चलता है। वनम का अर्थ है वन, नगरम का अर्थ है नगर, अध्ययनम का अर्थ है पढ़ना और कार्यम का अर्थ है कार्य। हमें इनके अर्थों को अपने दिमाग में बैठा करके रखना है। आइए एक बार फिर से हम इनके अर्थों को जानते हैं। धनम का अर्थ होता है धन, फलम का अर्थ होता है फल, पत्रम का अर्थ होता है पत्र या फिर चिट्ठी, वनम का अर्थ होता है वन या फिर जंगल, नगरम का अर्थ होता है नगर, अध्ययनम का अर्थ होता है पढ़ना और कार्यम का अर्थ होता है कार्य। आइए अगला देखते हैं कॉलम ख में इन धातुओं के अर्थ क्या होते हैं। तुद धातु का अर्थ होता है दुख देना, इश धातु का अर्थ होता है चाहना, स्पृश धातु का अर्थ होता है छूना, लिख धातु का अर्थ होता है लिखना, प्रच धातु का अर्थ होता है पूछना, विस धातु का अर्थ होता है प्रविष्ट होना यानी प्रवेश करना या एडमिट होना। यह अर्थ होता है विस धातु का। आइए देखते हैं कॉलम ग में कुछ अन्य नए शब्दों के बारे में, जो कि ये शब्द सभी अव्यय शब्द हैं। इनके शब्द और अर्थ देखते हैं। अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर, उभयतः का भी अर्थ होता है दोनों ओर, और परितः का अर्थ होता है चारों ओर, सर्वतः का अर्थ होता है सब ओर। परितः या सर्वतः आप इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको सब ओर या चारों ओर की आपको कहीं पर भी इन शब्दों का प्रयोग करना है। तो प्रति का अर्थ होता है और, धिक का अर्थ होता है धिक्कार और विना का अर्थ होता है बिना। ये कुछ नए शब्द थे जिनके बारे में हमने जाना। आइए अब देखते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ सूचनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कॉलम क के सभी शब्द आज की कक्षा में ये सभी शब्द संज्ञा हैं, इनके अपने रूप भी चलते हैं। जैसे देखें तो धन से लेकर के कार्य तक, सूचना के अंतर्गत पहली सूचना है धन शब्द से लेकर के कार्य शब्द तक के रूप गृह की तरह चलेंगे। यानी गृह शब्द का जो रूप चलता है वह नपुंसक लिंग में चलता है और ये धन से लेकर के कार्य शब्द तक के जितने भी रूप चलेंगे ये सभी नपुंसक लिंग में यानी गृह शब्द की तरह चलेंगे। जिस तरह से गृह शब्द का रूप चलता है गृहम गृहे गृहाणी, गृहम गृहे गृहाणी, उसी तरह से धन से लेकर के कार्य तक के भी रूप चलेंगे। धनम धने धनानी, धनम धने धनानी, और कार्य शब्द का रूप है कार्यम कार्ये कार्याणि, कार्यम कार्ये कार्याणि। इसी तरह अगला सूचना देखते हैं हम लोग। सूचना संख्या 2, तुद धातु से लेकर के विस धातु तक के रूप भवती की तरह यानी भू धातु की तरह चलेंगे। तुद धातु से लेकर के, तुद मतलब दुख देना से लेकर के, विस धातु यानी प्रविष्ट होना तक के जितने भी धातु रूप हैं वे सभी भू धातु के भवती की तरह ही चलेंगे।
जिस तरह से हमने वहां पर रूप चलाया था भवती भवतः भवंती, भवसी भवतः भवतः, भवामि भवाव भवामः, उसी तरह हम यहाँ पर भी तुद धातु के रूप और विस धातु के रूप चलाएंगे। तुदति तुदतः तुदंती, तुदशी तुदथः तुदथः, तुदामि तुदावः तुदामः। इस तरह से अभी हम इन सब के एग्जाम्पल और उदाहरण देखेंगे और इनके बारे में हम जानेंगे कि इनके रूप हम किस तरह से चलाते हैं। हम लोग आज की कक्षा में पढ़ेंगे व्याकरण में नए लकार के बारे में। नया लकार हमारा आज कौन सा रहेगा? वह लकार रहेगा लोट लकार। यानी लट लकार हमने पढ़ लिया था, उसके 3 पुरुष हमने देखे थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वे वर्तमान काल के अर्थ को संकेत करते थे। और आज हम लोग जो लोट लकार पढ़ेंगे वे आज्ञा के लिए प्रयोग में होते हैं। यानी लोट लकार का जब प्रयोग किया जाता है या लोट लकार में प्रयुक्त होने वाले जितने भी धातु हैं या लोट लकार में आने वाले जितने भी धातुएं हैं, उनका जब हम प्रयोग करते हैं तो वो हम आज्ञा के अर्थ में करते हैं। व्याकरण में हम लोग आज जानेंगे द्वितीय विभक्ति के बारे में कि द्वितीय विभक्ति में हम किस कारक का प्रयोग करते हैं और उस कारक के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि गृह शब्द का, अभी तक हमने दो विभक्तियां यानी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति याद की थी, लेकिन आज की कक्षा में हम लोग गृह शब्द का पूरा रूप देखेंगे और उनके संक्षिप्त वर्णों को या उन संक्षिप्त शब्दों को भी देखेंगे कि किस तरह से उन संक्षिप्त वर्णों के योग से यानी शब्दों के प्रयोग से हम लोग नए शब्दों को बना सकते हैं, उन्हें लिखना सीख सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से हम गृह शब्द के तरह ही बाकी अन्य शब्दों को चला सकते हैं इन संक्षिप्त शब्दों के सहयोग से। नपुंसक लिंग के जो रूप चलते हैं वे सभी मूल रूप से वे सभी राम शब्द की तरह ही चलते हैं। बस केवल परिवर्तन कहाँ आता है या केवल डिफरेंस कहाँ पर है? केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में। केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के अलावा बाकी तृतीया से लेकर के सप्तमी तक के सभी रूप बिल्कुल एक जैसे ही चलेंगे। आइए देखते हैं हम उदाहरण को या उदाहरण के हिसाब से हम अगर देखें, एग्जाम्पल देखें तो रूप है हमारा गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, गृहेण गृहाभ्याम गृहैः, गृहाय गृहाभ्याम गृहेभ्यः, गृहात् गृहाभ्याम गृहेभ्यः, गृहस्य गृहयोः गृहाणां, गृहे गृहयोः गृहेषु, हे गृह हे गृहे हे गृहाणि। अब अगर हम राम शब्द का रूप देखें तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में रूप बनता है रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान। उसके बाद रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु। इस तरह से हम लोग राम शब्द की तरह ही हम लोग गृह शब्द का भी रूप आधा से ज्यादा हम लोग इसे चलाते हैं। तो हमें राम शब्द का रूप याद किया है तो हमारे लिए गृह शब्द के रूप को याद करने में तनिक भी कठिनाई या जरा सी भी हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप समान रहते हैं, कहीं परिवर्तन नहीं होता। जिस तरह से गृहम गृहे गृहाणि प्रथमा में बनता है, उसी तरह द्वितीय विभक्ति में भी गृहम गृहे गृहाणि का ही रूप चलता है। आइए देखते हैं हम इन संक्षिप्त वर्णों को या इन संक्षिप्त शब्दों को प्रयोग करके हम बाकी के अन्य जो हमने शब्द पढ़े हैं वह हम किस तरह से चला सकते हैं। तो हमारा जो रूप है वह धनम, पहला शब्द है धनम। धनम शब्द को हम लेते हैं धन प्लस अम इज इक्वल टू धनम, धन प्लस ए धने, धन प्लस आनी धनानी, धनम धने धनानी। यहां पर भी धनम धने धनानी, धनेन धनाभ्याम धनैहि, धनाय धनाभ्याम धनेभ्यः, धनात् धनाभ्याम धनेभ्यः, धनस्य धनयोः धनानां, धने धनयोः धनेषु, हे धन हे धने हे धनानि। इसी तरह से हम लोग कार्य शब्द का रूप चलाते हैं कार्यम कार्ये कार्याणि, कार्यम कार्ये कार्याणि, कार्येण कार्याभ्याम कार्यैहि, कार्याय कार्याभ्याम कार्येभ्यः, कार्यात् कार्याभ्याम कार्येभ्यः, कार्यस्य कार्योः कार्याणां, कार्ये कार्योः कार्येषु।
इस तरह से हम लोग अन्य भी शब्दों का रूप चलाएंगे, उनके रूप आप लोगों को इन शब्दों को यूज करके उनके रूप बनाने हैं, उन्हें याद करना है। बाकी एग्जाम्पल ये रहा आपका कि गृह शब्द की तरह इनको भी हम लोग शब्दों के साथ जोड़ करके इनके रूप चलाएंगे। आइए अब देखते हैं कि हम लोग धातु रूप को किस तरह से पढ़ेंगे और किस तरह से उनका हम निर्माण करेंगे। आइए देखते हैं हम उन धातु रूपों को जो भू धातु के भवती की तरह ही चलते हैं। इन्हीं धातु रूपों में आज हम देखेंगे या आज हम जानेंगे लोट लकार के बारे में। लोट लकार का जो प्रयोग होता है वह आज्ञा के अर्थ में होता है, यानी यदि मैं किसी व्यक्ति को आज्ञा देना चाहता हूं तो संस्कृत में मैं जो शब्द या धातु का जो प्रयोग करूंगा उसका प्रयोग मैं हमेशा लोट लकार का ही करूंगा। यदि जैसे मान लीजिए कि राम तुम घर जाओ, रामः त्वं गृहं गच्छ, रामः त्वं गृहं गच्छ, राम तुम घर जाओ, राम घर जाओ, रामः गृहं गच्छतु। इस तरह से हम लोग इनका प्रयोग करते हैं, यानी आज्ञा के अर्थ में हम लोग लोट लकार का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं, पहले हम भू धातु में किस तरह से रूप चलता है लोट लकार का वह देखेंगे, फिर उसके बाद इन संक्षिप्त शब्दों को जोड़ करके हम आज की जो धातुएं हैं उनको हम किस तरह से इनका प्रयोग करके या हम उनका रूप चला सकते हैं। आइए देखते हैं, धातु है भू धातु, तो भवती की तरह इसका रूप चलाएंगे हम लोग। लोट लकार में रूप बनेगा भवतु, भवताम, भवन्तु, भव भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। इस तरह से हमने भू धातु का रूप चलाया लोट लकार में। आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी धातुएं थी जिनका हमें रूप आज लोट लकार में चला करके सीखना है। आइए देखते हैं इन संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करके किस तरह से हम करेंगे। मान लीजिए हमारी पहली धातु जो थी वह थी तुद। तुद धातु, तुद धातु में हम लोग अतु जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तुदतु। अताम जोड़ेंगे तुदताम, तुदतु तुदताम। अंतु जोड़ेंगे तुदंतु। अ जोड़ेंगे तुद, तुदतम। तुदत। तुदानी। तुदाव, तुदाम। इस तरह से हम लोग तुद धातु का रूप चलाते हैं। तुदतु, तुदताम, तुदंतु, तुद, तुदतम, तुदत, तुदानी, तुदाव, तुदाम। इस तरह से हमने इन संक्षिप्त रूपों का यूज करके हमने तुद धातु का रूप बनाया। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं कि लिख धातु का प्रयोग करते हुए हम लोग इन संक्षिप्त शब्दों के साथ हम लोग लिख धातु देखते हैं एक बार। लिख अतु, लिखतु, लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। इस तरह से हमें अन्य सभी धातुओं का भी प्रयोग इन्हीं के हिसाब से करना है, इन संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करते हुए। आइए इसमें हमें कुछ अन्य चीजें जो हमें ध्यान देने योग्य वाली बातें हैं वो हमें जानना होगा कि किस तरह से हमें
एक दो ऐसी धातुएं हैं जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है, जैसे गम धातु का रूप परिवर्तित होकर के गच्छ हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनका रूप बदल जाता है, जैसे कि ईश धातु है। कौन सी धातु है? ईश धातु। इस धातु का जो रूप बनता है वह बनता है इच्छ। इस धातु का इच्छ बन जाता है और प्रच्छ धातु का पृच्छ बन जाता है। आइए देखते हैं कि यहां पर ईश धातु, इस धातु है, अब इसका बन जाएगा इच्छ, यानी इच्छतु, इच्छताम, इच्छन्तु। इस तरह से रूप चलेगा, देखते हैं। इच्छतु, इच्छताम, इच्छन्तु। इच्छ, इच्छतम, इच्छत, इच्छानि, इच्छाव, इच्छाव। इस तरह से इच्छ धातु का रूप चलता है, इस धातु का रूप चलता है। और अगला देखते हैं प्रच्छ धातु, यानी जिसका रूप बन जाता है पृच्छ। आइए देखते हैं प्रच्छ धातु। प्रच्छ धातु का रूप बन जाता है पृच्छ। तो पृच्छ धातु का जो रूप चलेगा वह चलेगा पृच्छतु, पृच्छतु, पृच्छताम, पृच्छन्तु, पृच्छ, पृच्छतम, पृच्छत, पृच्छानि, पृच्छाव, पृच्छाम। इस तरह से हम लोग पृच्छ धातु का भी रूप देखेंगे। आइए एक बार फिर से मैं आपको हाईलाइट कर दूं या आपके मैं फिर से इस चीज को बता दूं कि इस धातु का, यानी जो इस धातु है या जिसको हम इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति इस तरह से हम जिसका रूप चलाते हैं, उसका जो एग्जैक्ट वर्ड है वह रूप चलते वक्त इच्छ बन जाएगा, इसको इच्छ हो जाएगा। और जो प्रच्छ धातु है इसको पृच्छ हो जाएगा, इसको इच्छ और प्रच्छ को पृच्छ हो जाएगा। इसे हमें अपने दिमाग में बैठा करके हमें अन्य सभी धातुओं का भी प्रयोग करना है। उसके बाद आगे आइए हम देखते हैं कि संक्षिप्त रूप लगा करके हमें इसी तरह से इन सभी धातुओं के लोट लकार के रूप हमें लिखने हैं, उन्हें याद करने हैं। उसके बाद आइए देखते हैं नियम संख्या 11। हमने कल नियम संख्या 10 में हमने देखा था कि र और श को ण हो जाता है, यानी अगर र और श के बाद न आता है तो उसका ण हो जाता है। और साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा हुआ था कि स्वर वर्ण हो, कवर्ग हो, पवर्ग हो या फिर ह या व र हो या उसके बाद न हो तो भी इनका क्या हो जाता है, न को ण हो जाता है। इसी के साथ ही हम अगला नियम देखते हैं, नियम संख्या 11। नियम संख्या 11 में हमें देखना है कि हम लोग कर्म के लिए यानी कर्म कारक के लिए किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं हम कर्म कारक के लिए किस विभक्ति का प्रयोग किस तरह से करते हैं। नियम संख्या 11 कहते हैं कि कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, यानी कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप उदाहरण देखें कि रामः विद्यालयं गच्छति, राम विद्यालय जाता है। हिंदी अर्थ है इसका, रामः विद्यालयं गच्छति का जो हिंदी अर्थ है वह है राम विद्यालय जाता है। तो राम करता है और गच्छति क्रिया है, बीच में जो विद्यालय है यह कर्म है। तो कर्म के लिए विद्यालयम,
विद्यालयः, विद्यालयो, विद्यालयाः, विद्यालयम, यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। विद्यालयम कर्म है, इसलिए इसके लिए द्वितीय विभक्ति यानी ये कर्म का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं, सह पठति। क्या पठति? कर्म क्या है? पुस्तक। तो पुस्तक में कर्म का प्रयोग करके इसको द्वितीय विभक्ति में स्थापित किया है। अगला देखिए, नियम संख्या 11 को हमने समझ लिया अच्छी तरह कि कर्म में या कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला देखते हैं नियम संख्या 12। नियम संख्या 12 में कह रहे हैं कि अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, धिक और बिना, इन शब्दों को हमने स्टार्टिंग में शब्दकोश के अंतर्गत हमने इन्हें पढ़ा था। तो क्या कहा? अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, धिक और बिना के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये जो अव्यय शब्द लिखे हैं, अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, धिक और बिना, इनके साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं या हमें करना चाहिए। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे विद्यालयम प्रति, यहाँ पर प्रति का प्रयोग है, तो प्रति यहाँ है, इसके साथ हमने विद्यालय जो यह शब्द है इसमें हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, विद्यालयम। उसके बाद देखिए, ग्रामम उभयतः, गांव के दोनों ओर, उभयतः आ रहा है, ये रहा, उभयतः ग्रामम, ग्रामः ग्रामो ग्रामाः ग्रामम। उसके बाद देखिए बिना, बिना का प्रयोग के लिए भी द्वितीय विभक्ति रामम, रामः रामो रामाः रामम। तो ये जो शब्द हैं अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, धिक और बिना, इनके विषय में भी हमें द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना चाहिए। तो हमने दो नियम पढ़े 11 और 12, ये दोनों नियम हमें द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक के बारे में ही बताती हैं। आइए देखते हैं कुछ हम ऐसे उदाहरणों को जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं या हम लोग उनके साथ हम अभ्यास कर सकते हैं कि हमने आज की कक्षा में क्या पढ़ा। आइए देखते हैं हम उन उदाहरणों को जिनके बारे में हमने अभी आज की कक्षा में जाना। हम उनके अभ्यास को देखते हैं। मैंने आप लोगों के सामने प्रतिदिन की तरह ही दो दो वाक्य मैंने एक एक कॉलम से मैंने उठा करके यहाँ पर रखा है। पहला उदाहरण वाक्य में देखते हैं, वह पुस्तक पढ़े, वह पुस्तक पढ़े। वह के लिए जो प्रयोग होगा वह क्या है? सह, सह पुस्तक पुस्तकम, सह पुस्तकम पठतु। क्या होगा? स पुस्तकम पठतु, स पुस्तकम पठतु। यह वाक्य सही है। अगला देखते हैं, गांव के दोनों ओर जल है, गांव के दोनों ओर यानी गांव के दोनों ओर जल है, यानी ग्रामम, ग्रामम दोनों ओर, उभयतः, उभयतः जलम अस्ति, ग्रामम उभयतः जलम अस्ति। इसमें हमने नियम संख्या 12 का प्रयोग किया। किस तरह से? हमने देखा था कि उभयतः, परितः, सर्वतः इन सभी शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो हमने यहाँ पर ग्रामम उभयतः जलम अस्ति, गांव के दोनों ओर जल है, इसका हमने यहाँ पर ट्रांसलेशन किया, हमने इसको ट्रांसलेट किया। अगला देखते हैं, संस्कृत बनाओ से दो वाक्य लिया मैंने। वह गांव जाए, वह के लिए सह, गांव के लिए ग्रामम और जाए के लिए गच्छतु, सह ग्रामम गच्छतु। उसके बाद दुर्जन को धिक्कार, दुर्जन को यानी दुर्जनम, दुर्जनम धिक। इस तरह से हमारा यह उदाहरण पूरा हुआ। अगला देखते हैं, दुर्जनम धिक के बाद
शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों को हम एक बार देख लेते हैं। त्वम गृहे प्रविशन्तु, त्वम गृहे प्रविशन्तु। अब यहाँ पर हमें देखना है कि त्वम के साथ पहला नियम हम घटाने की कोशिश करते हैं कि कर्ता के हिसाब से ही क्रिया का निर्धारण किया जाता है, यानी त्वम के साथ प्रविशन्तु नहीं होगा। तुम घर में प्रवेश करो, त्वम गृहम प्रविश्य। पहली बात, त्वम के साथ प्रविश्य, त्वम प्रविश्य, और उसके बाद गृहम यानी द्वितीया विभक्ति, त्वम गृहम। यहां पर क्या है, ये कर्म है, कर्मणि द्वितीया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, गृहम, त्वम गृहम प्रविश्य। यह वाक्य सही हो जाएगा। तो हमने इसके अंदर कौन कौन से नियम लगाए? सबसे पहला था कर्ता के हिसाब से ही कर्म का निर्धारण किया जाता है, और दूसरा क्या है, 11वां, यानी कर्मणि द्वितीया, कर्म के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह आप अन्य सभी उदाहरणों का अभ्यास करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की कक्षा उतनी ही समझ में आई होगी जितनी मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की, या आप लोगों ने अभी तक जितनी कक्षाओं को समझा है, अपने दिमाग में बैठाया है। हम आगे भी कक्षाओं को जारी रखेंगे और आप लोगों का सहयोग मुझे दिन प्रतिदिन प्राप्त होता रहेगा। मैं इसी कामना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देता हूं। आप लोग जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल श्री विद्या के साथ, और जुड़े रहिए 30 दिनों तक इस संस्कृत शिक्षण की कक्षा में। धन्यवाद।